नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार गिरीश जोशी जी। हम लोग बात करेंगे ईरान इजराइल का युद्ध और भारत पर उसका क्या असर है, वित्तीय असर क्या पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा और तमाम इश्यूज को लेकर के बात करेंगे। गिरीश भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद चिरंत। गिरीश भाई, ये तो युद्ध लंबा चलेगा और बहुत डिस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं, तो भारत पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो हमने कुछ अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपने आप को परेशान कर लिया है। अब इसमें तो कोई उपाय है नहीं। दूसरा, जो ये युद्ध होना था, ये कोई नई चीज नहीं थी। अगर कोई वेटरन जर्नलिस्ट होता है डिफेंस का, वो तो एंटीसिपेट कर ही रहा था कि गड़बड़ होनी है, लेकिन हम उसमें कहां पर फंसे जा रहे हैं, उस पर अगर हमने ध्यान दिया होता तो शायद हमको इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अभी आप देखिए, जहां तक ऑयल की बात है, तो यहाँ पर तो ऐसा है कि वो गोदी मीडिया की तरह सारे लगे हुए हैं कि भाई अभी तेल खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होता है। 45 दिन तक आपके पास रिजर्व रहता है। एक तो रिजर्व रहने के बाद आप देखिए कि ये इराक और इनका प्रॉब्लम होने के बाद एक डार्क फ्लीट चलती है। 2020 में 97 डार्क फ्लीट थी। वो ये शिप होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, इंश्योरेंस करती हैं अमेरिकन कंपनीज। 15 साल के बाद आपको सी वर्दीनेस का सर्टिफिकेट नहीं देती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जहाज चल नहीं पाता है। तो जो भी पुराने जहाज थे उसको पनामा जो फ्लैग बोलते हैं, पनामा फ्लैग में वो अपने आप को रजिस्टर करके वो चल रहे होते हैं। ज्यादा रिस्क क्या होता है? इंश्योरेंस का होता है। तो ऐसे अभी 2020 में जो 97 थे, आज की तारीख में वो 3300 हैं। और 3300 में सबसे ज्यादा चाइना, रशिया और ईरान की चल रही है। अभी उनको माल वहां रखना नहीं है, जैसे बनता है वो निकालते चले जा रहे हैं। अभी इन लोगों ने तो बाकायदा इंडियन ओशन में और इस जगह पे जाके उन्होंने पेट्रोल पंप ही खोल दिए हैं। 1.5 लाख 2 लाख बैरल की शिपें खड़ी होती हैं। 20 लाख की अभी वो वेरी लार्ज वेसल्स भी आ रहे हैं। तो वो आपको तो समुद्र में ही दे देते हैं सप्लाई, आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये जो नोटंकी चल रही है, ड्राई हो जाएगा, ऐसा होगा, तो कोरोना में जब आपने बंद करा उसी वक्त तो पोजीशन होनी थी। एक तो ये होना नहीं है। फिर ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई रशिया पे बैन कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने उनकी 2 ही कंपनियों को बैन किया है, रोजवेल्ट को और लुकोइल को। उसने पूरा बैन नहीं करा, उसने ऑयल बैन नहीं करा है। अब वो ऑयल पे दादागिरी जब कर रहा था, तो आपको याद हो जब कुछ वक्त के लिए पुतिन इंडिया आए थे, तो उन्होंने हमारे एक मीडिया को इंटरव्यू में ये बताया कि उसको सैंक्शन लगाने का या ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो खुद भी तो यूरेनियम मेरे से ले रहा है। 1.3 ट्रिलियन का यूरेनियम मैंने उसको दिया है। और वो अमेरिका को पता है कि रशियन यूरेनियम के बगैर उसकी तो पूरी फिल्म ही बंद हो जाएगी, क्योंकि कनाडा ने तो घस के मना कर दिया, क्योंकि उसने कनाडा को बोला था मेरा स्टेट बन जाओ। तो जियोपॉलिटिक्स में काफी इनर्ट सिचुएशन चलती हैं। जो सरफेस पे आपको दिख रहा है वो न्यूज के लिए सही है, लेकिन जब आप उसके अंदर डेप्थ में इन्वेस्टिगेट करना चलो तो बहुत कुछ चलता है। अभी हम लोगों ने जो गलती करी, जिसको अनफॉर्चुनेटली कोई मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा है, कि एक चीज धीरे से ये तय हो रही है कि भाजपा की सरकार अमेरिका की तरफ टिल्टेड कितनी ज्यादा है, उसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। 2002 में जब ये वाजपेयी जी की सरकार थी, तो हमने अमेरिका से एक चुपचाप एग्रीमेंट करा था, जो अपोजिशन को एक्चुअली पार्लियामेंट में सवाल पूछना चाहिए। दैट वाज GSOMIA। ये GSOMIA 2002 में जो किया गया था, दैट वाज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग करने का था, और इंटेलिजेंस शेयरिंग में डिकोडेड आपको दोनों को एक सेट दिया गया था, जिसमें अमेरिका और इंडिया की जो बातें हो रही है वो और कोई नहीं पढ़ सकता है। उस वक्त से हम लोगों का ये सेटिंग था कि भाई हम लोग जो भी नेवल एक्सरसाइज हो रही, उस वक्त ये पोजीशन थी 2002 के बाद के चाइना शायद अपना डोमिनेशन इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है। तो हमने भी हवालदारगिरी कर ली। भाई आप इंफॉर्मेशन ले लो, जिसको चाहिए वो दोगे, और इसमें ये एग्रीमेंट था कि आप अमेरिका के अलावा किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। अब 2002 के 4 के बाद सरकार बदल गई। कांग्रेस सरकार ने इस रवैये को रखना नहीं था, तो वो ये ठंडे बक्से में पड़ा रहा। अब सडनली आप देखिए 2018 6 सितंबर को आपका एक नया एग्रीमेंट होता है, दैट इज COMCASA, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। वो भी इंडिया और यूएस के बीच में एक पैक्ट होता है। इसमें भी यही हालत थी कि हम इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे, हमको पता होने के बावजूद। तो अमेरिकन सबमरीन आपकी विशाखापट्टनम में थी, वहां आई थी, वहां से वो जा रही थी, आपको पता है, लेकिन आपने वो इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करी। ये आपका अमेरिका की तरफ का डर या आपकी
देश की तरफ की गद्दारी दिखा रही। मैं इसमें कोई हिचक से नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद भी आप देखिए तो आपने और एक एग्रीमेंट उसके अंदर अपनी प्राइवेट कंपनीज को शिपिंग के अंदर घुसेड़ने के लिए या टेक्निकल नेवल इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए आपने एक CIS-MOA ये भी आपने एक एग्रीमेंट करा। उसमें एनस्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूएस एंड इंडिया रियल टाइम नेटवर्क ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ऑपरेशंस। तो क्या ये आपके पास अरेंजमेंट नहीं था? अमेरिका को नहीं पता था? वो उसी से तो उसने ये इजराइल की शिप ढूंढ के उसको गिरा दी है। तो ये अपना फायदा उठाता रहेगा। अभी ये CIS-MO भगत बोलेंगे कि क्या था, उसका मैं फुल फॉर्म दे दूं, यूएस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी, उसका एक MOA मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये किया गया है। अभी आप देखिए ये सब जब आप कर रहे हो, इसके पहले भी उसके अंदर जो अरेंजमेंट थे उसने आपको ये बताया गया था कि अगर आप सी गार्डियन MQ-9B अगर आप ड्रोन खरीदते हो तो फिर आपको P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हेल्प के लिए खड़ा होगा, C-130J सुपर हरक्यूलिस प्लेन भी आपको मदद में मिलेगा और C-17 ग्लोब मास्टर्स भी आपके लिए स्टैंड बाय में रहेंगे। अभी ये आपने एशिया के अंदर सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस खड़ा कर रहा है, क्योंकि आप अगर ये सब मदद मांग रहे हो तो ऑब्वियस है चाइना और रशिया आपसे नाराज होने वाले हैं। आपके आसपास के तो छोटे छोटे जो कंट्रीज थे, तो फिर उन्होंने अपनी हैसियत में अपना डिस्टर्बेंस शुरू कर दिया था। अभी 2019 में उसके बाद उसको बढ़ावा देने के लिए आपने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक एग्रीमेंट करी, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनियों को नेवल और डिफेंस के पार्ट्स में जॉइंट वेंचर करने की छूट होगी, जो पहले नहीं थी। उसी के एवज में 27 अक्टूबर 2020 को आपने बेका एक एग्रीमेंट साइन करी, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। इसने आपको फंसा दिया। ये आपने एग्रीमेंट करा था कि आप जो भी होगा वो बिटवीन अमेरिका और इंडिया का सीक्रेट जो भी होगा आपको पता होगा, लेकिन आप रिवील नहीं करोगे। तो ये आपने क्या कर दिया। और इसका गैप आप देख लो कि वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद 2004 में ये 2018 तक ये कोल्ड बॉक्स में पड़ा रहा, क्योंकि दूसरी सरकारें समझ रही थी कि हम अगर अमेरिका को अपने सर पे हावी होने देंगे तो उसका नतीजा आज हम भुगत रहे। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया कि हमने कहाँ गलती करी। उसके बाद अभी अब जो हमको बुरा लगता है उसमें मैं आपको बताऊं कि नेवी को आज नेवी एक स्टेटमेंट दे रही है कि इन्होंने जो शिप अभी वो भेजी है वहां पे, उसका वो लिखते हैं कि हमको जब मैसेज आया 10 बजे तो हमने 4 बजे INS तरंगिनी भेजी है, वो ये ढूंढ लें। 1991 में एक मैनुअल चलने वाला जहाज INS TARAGINI, उसका फोटो ढूंढ लो। वो एक ट्रेनिंग वेसल है 1997 में बना हुआ, और उसमें 30 ट्रेनर भी थे, और उनको आप भेज रहे हो। आपको भेजना चाहिए एयर सर्वेलेंस, आपको भेजना चाहिए सर्वाइवल। उसमें हमारे पास वो अरेंजमेंट थी कि हमारा हेलीकॉप्टर जाके वहां पे उनके लिए सेफ्टी गैजेट्स फेंक सकता है, लेकिन हमने वो कुछ नहीं करा। ये सारा जब हिस्ट्री में आएगा तब आपके पास बोलने के लिए कोई वजह नहीं होगी। उसका एक रीजन बता दूं कि हमारी इंडियन नेवी को कम आंकने वालों के लिए उनकी इज्जत को भी हम कैसे दांव पे लगा रहे हैं। आप देखिए दिसंबर 1971 में जो हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, उसमें तो सारा पब्लिक डोमेन में है कि आपकी 3 शिप्स INS वीर, INS निपत और INS निर्गट, ये कराची पोर्ट के अंदर घुस के उनकी सारी एसेट्स को वो नाबूद करके आए थे 4 दिसंबर 1971। उनकी 2 INS खैबर और मुहाफिज, ये दोनों को उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। उसके बाद आप पीछे आई तो 1988 में एक कू हुआ था मालदीव्स में। मालदीव्स में इन लोगों ने उनके जो रूलर्स थे उनको उठाया था। उसकी हमारी 2 INS गई थी, गोदावरी और बिटवा, और वो हाईजैकर्स का शिप रिलीज करके उनको उठा के लाई थी जो ये बदमाशियां कर रहे थे। ये हमारा इंडियन नेवी का रिकॉर्ड है। 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे हमारी 2 शिप सिर्फ वहां पे खड़ी थी, तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान का ब्लॉकेट कर दिया कि वहां से उन्होंने बोल दिया कोई शिप कराची जाएगी नहीं, ना उनका खाने पीने का सामान भी बंद हो गया और उनका ऑयल भी बंद हो गया। ये हमारी वीरता की जो गाथा है उसको ये पब्लिक को समझना चाहिए। हम सिर्फ ईरान की एक शिप के पीछे पड़े। और लेटेस्ट में 2023-24 में भी मार्कोस, जिसको हम लोग हमारे मैरीटाइम के जो बेस्ट कमांडोज बोले जाते हैं, जिसको ऐसे माना जाता है कि यमन के हुतीज और ये लोग जो हाईजैकर्स हैं सोमालिया के, उनको मालूम पड़ता है कि मार्कोस इंडियन की शिप आ रही है तो वो भाग जाते हैं छोड़ के। और उसका उदाहरण ये है कि उन्होंने फॉरेन शिप जो MV रुआन और MV लीला नॉर्थफ्लॉक, इसको इन्होंने कब्जे में ले लिया था, उसको छुड़ाया हमारे इंडियन मार्कोस के कमांडोज ने।
उसके बाद आप हमारी नेवी को बदनाम कर रहे हो। आपके वहां एक बंदा आया है, वो जा रहा है, इसका मतलब यह था कि अरेंजमेंट में आपको बिल्कुल पता था कि अमेरिकन सबमरीन यहाँ पे आई है। ये एक इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर है कि उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो लोडेड टॉर्पीडोज के साथ आई है, खाली आई है, उसका क्या पर्पस है। आप किसी के भी समुद्र में ऐसे नहीं घुस सकते हो। इवन कार्गो शिप को अपना आईएमओ देना पड़ता है आने के पहले। आपके पास शिप में क्या माल है, उसमें बाकायदा कस्टम ऑफिसर जाता है आपके टेरिटरी के बाहर, उसको रोमेजिंग करता है, वो सर्टिफाई करता है, उसके बाद आपको पोर्ट पे आने की परमिशन मिलती है। तो हमने तो सारे ही कानून, सारे नियम नियमतें कर दिए। तो हमको इतना क्या सब इतना प्रेम ऊपर पड़ा है कि अमेरिका हमको करे जा रहा है। और वो पहले ही से देख रहा था, क्योंकि उसके सारे सेंटर्स फेल हो गए। अफगानिस्तान में वो अपना बेस नहीं बना पाया, वियतनाम में नहीं बना पाया, श्रीलंका में नहीं बना पाया, एंड में बांग्लादेश में उसने कोशिश करी, वहां नहीं बनाया, तो वहां उसने कू करवा दिया। अब ये कमजोर कड़ी जो ढूंढ रहा है, पाकिस्तान पे दुनिया भर की नजर है, तो पाकिस्तान में वो अड्डा बनाने से रहा। अब रहा हिंदुस्तान, तो उसको ये डिप्लोमेटिकली और डिजिटली हम लोगों को उन्होंने पूरा अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि हमने आगे डिस्कस करा कि अभी आपके पास आपका डेटा तो पूरा ही मोसाद के पास है। उनकी साइबर सिक्योरिटी की जो कंपनी आई है, उनके जो डायरेक्टर हैं, वो सब के सब एक्स आर्मी के इंटेलिजेंस वाले हैं इजराइल के। तो आपने लॉजिस्टिक्स दे दिया, सब दे दिया, तो अभी आप क्या करना चाहते हो। आपने डिजिटल कॉलोनी इंडिया को बना ही दिया। ये पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि अभी जो ये भक्ति कर रहे हैं और जो ऐसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वही सबसे बड़े गद्दार हैं इस देश के। जी।